हेलो दोस्त, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यार कि क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसमें वीडियो में मैं थोड़ा पहले बता देता हूं कि मैं करने वाला क्या हूं। ठीक है, इन वीडियोस के थ्रू सबसे पहले देखो मैं कुछ बता देता हूं कि यार अपने यूट्यूब पे सर्च मार के देखो कि भरा पड़ा है। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन से लेके एनसीईआरटी का थोड़ा बहुत जो बता रखा है सब कुछ भर रखा है। ठीक है, मैं इसमें पहले तुमको बता देता हूँ कि मैं इस चैनल पे जो वीडियो डालने वाला हूँ ये क्यों डालने वाला हूँ। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ कि इस वीडियो को डालने का मेरा पर्पस सिर्फ एक है कि जो बच्चे यार जिनका बेसिक्स बहुत ही वीक है, ठीक है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, इसमें मैं पहले इसको इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यार मेरा पर्पस क्या हुआ इस वीडियो को बनाने का कि जो सबसे वीक स्टूडेंट है उसका एक इंटरेस्ट जगा पाऊं मैं। समझ गए? इंटरेस्ट कैसे जगा पाऊंगा वो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज को वीडियो बनाने से लेके वीडियो को खत्म करने तक का। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको थोड़ा यार बता देता हूँ कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यार देखो साइंस सब्जेक्ट है, इसको सबसे पढ़ने की बेसिक नीड जो है मतलब क्यों है। सबसे पहले बच्चे 10th क्लास के में नंबर स्कोर करना चाह रहे हैं, परसेंटेज चलाना चाह रहे होंगे, समझ गए? तो वो आएगी कैसे इसका तुमको नहीं पता होगा, लेकिन इसको वो बता देता हूँ बैकग्राउंड में वजह कैसे है, मतलब वो आएगा कैसे। सबसे पहले ये साइंस सब्जेक्ट है भाई, इसमें ना इंटरेस्ट की जरूरत है। समझिए, इंटरेस्ट का मतलब है कि भाई अगर तुम्हारा मन ही नहीं है, इसको बोरिंग लग रहा है, तो तुम एक बार पढ़ लो 10 बार पढ़ लो, अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो भाई वो समझ में नहीं आने वाला, मतलब खोपड़ी में ऊपर ऊपर से चला जाएगा, बैठ नहीं पाएगा एक बार में, 2 बार में भी, 10 बार में भी नहीं। तो सबसे पहला कहने का मतलब है इंटरेस्ट जगाना होगा। अब इंटरेस्ट जो है जगाना वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस कोर्स के थ्रू मेरा काम, कि तुम्हारा जो सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना है कि यार ये पढ़ना कैसे सब्जेक्ट। अगर कोई इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहा बच्चा या कोई टीचर, यार वो तुमने कभी देखा होगा ना क्लास में क्लास में 60 बच्चे हैं, 5 पढ़ रहे हैं, 55 अपना कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई मजे ले रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। तो समझिए ना, कहने का मतलब है उस क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? या तो वो टीचर थोड़ा वो क्या बोलते हैं समझा नहीं पा रहा वो ठीक से, या फिर बच्चे जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे होंगे। उनमें यार किसी ना किसी की गलती जरूर है। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है। इंटरेस्ट सबसे पहले जरूरी नीड होती है किसी चीज को समझने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए। ऐसे नॉर्मली तो थोड़ा बहुत तुम रट के चले जाओगे, वो मार्क्स उस पर भी दे देगा टीचर अगर तुमने ठीक से ले दिया। और जो बच्चा समझिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे, बेस्ट कॉम्बिनेशन है सबसे पहले इंटरेस्ट और फिर माइंड में रिटेन होना चाहिए वो चीज, मतलब आज भर चुकी हो दिमाग में। ऐसे नहीं कि हर कोई पढ़ लेगा और हर कोई पढ़ के तो 10 दिन में 11वें दिन में भूल जाए, क्या फायदा उस पढ़ाई का, कुछ भी फायदा नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यहाँ पे एक है कि पहले इंटरेस्ट जगाना होगा। इंटरेस्ट कैसे? इंटरेस्ट का जमाने का काम किसका होता है? मेरे अकॉर्डिंग जो मैं सोचता हूँ टीचर का काम होता है कि यार जैसे हमारे टीचर ने हमारे को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाया था कि उन्होंने इंटरेस्ट दिला दिया था, क्योंकि हम भी यार 8th 7th 6th क्लास तक खूब मजे लेते थे, जितना ज्यादा हो सकता था उतने। लेकिन जब हमारे को एक टीचर मिले, जैसे मैं उन सर का नाम बता देता हूँ, उनका नाम है धनराज सर। ठीक है, तो जब मैंने देखा यार उन्हों को कि यार फिजिक्स जो है वो कितने अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मतलब एक इंटरेस्ट ही जगा के रख दिया मेरे अंदर। और मेरे को भी यार, मैं जो समझ गया ना, मैं बिल्कुल एक वीक स्टूडेंट टाइप का स्टूडेंट होके मैं समझने लगा बातों को। वीक स्टूडेंट वही तो होता है जो मतलब पढ़ाई में ठीक नहीं होता और क्या बोलते हैं वो समझ नहीं पाता, लेकिन मैं फिर बाद में समझने लगा था। ठीक है, उसकी वजह से मेरे थोड़े बहुत नंबर भी ठीक ठाक आ गए। कहने का मतलब ये है बस। तो सबसे पहले कहने का मतलब ये है मेरा कि इंटरेस्ट जगाना होगा आपको। इंटरेस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी इस कोर्स के थ्रू मेरा है। ठीक है, और दूसरी चीज आपको बता देता हूँ मैं कि करना क्या होगा, आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैं इस वीडियो में देखो, मैं क्लास 10th की साइंस की ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बस आपको थोड़ी बेसिक्स रफली आइडिया दूंगा बस कि अभी हम पढ़ने वाले क्या हैं इस प्लेलिस्ट की आगे आने वाली वीडियो में। ये तो देखो एक छोटी सी है 4-5 पेज की पीडीएफ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही, लेकिन ये मैंने किताब देखो डाउनलोड कर रखी है, इसमें मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा
कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, करंट क्या होता है, क्यों इन चीजों को बनाया गया, कैसे मतलब सोचा गया, किसने सोचा, सब चीज डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चन भी लगाएंगे जिससे कि मार्क्स भी अच्छे हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि नॉलेज इकट्ठी करनी, नंबर भी इकट्ठे करने हैं। और फिर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि पहले हमको थ्रोली कवर करना होगा इसमें क्या 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 पढ़ने वाले हैं, ठीक। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बस गिने चुने 3 पॉइंट बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला कि ये वर्ड ओरिजिनेट कहां से करा गया है, इलेक्ट्रिका वर्ड था और इलेक्ट्रॉन वर्ड था, ये 2 वर्ड है जहां से ओरिजिनेट वर्ड हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, ओके। ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने इस चीज को फर्स्टली चार्ज को ट्रांसफर को, और चार्ज जो ट्रांसफर होता है मतलब वन बॉडी से दूसरी बॉडी पे जो ट्रांसफर होता है वो ऑब्जर्व किया था। फिर गिलबर्ट जो थे उन्होंने क्लासिफाई कर दिया है कि मेटेरियल कुछ नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ये पुराने उनकी थिंकिंग थी, ठीक है, कि उन्होंने मेटेरियल्स को क्लासिफाई कर दिया कि एक कुछ टाइप के मेटेरियल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो कुछ टाइप के होते हैं नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये है। अब पॉइंट मैंने क्या बोला कि बस याद करने का क्या, इसमें ग्रीक से वर्ड उठाया गया इलेक्ट्रिका और इलेक्ट्रॉन, इन्हों से इलेक्ट्रिसिटी का वर्ड को इंट्रोड्यूस करा गया। फिर एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स जिन्होंने ऑब्जर्व किया था कि अट्रैक्टिंग कैपेसिटी ऑफ सर्टेन मेटेरियल, मतलब कुछ मेटेरियल्स को अगर हम रब करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं रब करने के बाद, ठीक है। गिलबर्ट ने उन्हीं को थोड़ा एक स्टेप आगे ले गए उसी स्टेटमेंट को कि कुछ मेटेरियल्स नेगेटिव हैं और कुछ मेटेरियल्स पॉजिटिव हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव वाले थे उनको विट्रस नाम रखा था ये वाला, और जो नेगेटिव चार्ज वाले थे उनको रेजिनस, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है मस्त टॉपिक जिसे बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज समझने की है, ओके। इसको ध्यान से समझना, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला क्यों जा रहा है और कैसे कैसे इसमें हम चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोला किसको जा रहा है, ध्यान से सुनना। एक एक्सपेरिमेंट की तरफ समझाना जा रहा हूं मैं कि आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा 9th या 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी था और बच्चे को भी कभी आपने करते हुए देखे होंगे कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े रख देते हैं किसी चीज इंसुलेटर के ऊपर, मतलब किसी भी चीज के ऊपर रखो अभी तो आप ये समझो, और फिर जो एक कंघ होता है मतलब कॉम्ब, इसको ऐसे जो सूखे बाल होते थे उसकी सिर से ऐसे रब करते हैं और उसके बाद में उसको यहाँ पे लाके देखते थे तो वो जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो करके खुद भी देख लेना, ऑब्जर्व कर पाओगे कि वो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मतलब इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये हुआ क्यों है, ये हुआ है चार्ज ट्रांसफर की वजह से, समझ गए, चार्ज ट्रांसफर। तो वो चार्ज ट्रांसफर कैसे हुआ है ये चीज समझना। देखो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं हम इसको। अब देखो ये जो करा था ये फ्रिक्शन ही तो करा था अपने, मतलब एक दूसरे से घर्षण, समझिए। तो उसको जब हमने घर्षण किया तो एक दूसरे की सरफेस के बीच में ये जो यहाँ के आउटर मोस्ट सरफेस के जो कुछ एटम मॉलिक्यूल्स होंगे उन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्सचेंज हुए होंगे। एक्सचेंज प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कि चार्ज इंड्यूस हो रहा है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज जा रहा है। ऐसे ही हम बोलते हैं कि एक दूसरे से बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले गए। देखो अगर अब ये चीज क्लासिफिकेशन को समझाने जा रहा हूं कि चार्ज का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, कि एक किसी को पॉजिटिव बोला था किसी को नेगेटिव बोला था। पहला टॉपिक में समझाने जा रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं। सपोज करो ये ए बॉडी है ये दूसरी बी बॉडी है, अगर हम दोनों इसको ऐसे रब कर रहे हैं तो इस बॉडी से अगर इस बॉडी पे मतलब ए बॉडी से अगर बी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो इस बी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो हमने ये स्टैंडर्ड मान रखा है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। इस बॉडी से इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज। अब जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं मतलब इस बॉडी से तो गए हैं इस वाली बी पे, तो इस वाली पे आया है पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन गए हैं तो जिस बॉडी पर गए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है, जिससे गए हैं वो पॉजिटिव चार्ज है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे यहाँ तक, ठीक है। अब वो कुछ मेटेरियल्स है जिनको ऐसे रब कर करके देखा, उन्होंने देखो एक क्लासिफिकेशन दे रखा है फर मतलब पंख जो होते हैं, ये फ्लैनल, वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन स्किन। आपने ह्यूमन स्किन का मैं एग्जांपल देके जाता हूँ, कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व करी है, जैसे आप ऐसे बहुत देर तक हाथ रब करते रहोगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर को मैं 4 से रिलेट कर दूंगा, देखना इस चैप्टर के एंड में, और आप भी इस चीज को पूरी तरीके से समझ चुकोगे लास्ट में कि ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है इस चैप्टर में
दूसरे स्टेटमेंट बोलना चाह रहे हैं कि अगर सपोज करो हम सीरीज में ऐसे एक चीज के ऊपर दूसरा रब करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बोलना चाह रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब होंगे दोनों ही चार्ज। बस समझ लेना कि किसी एक बॉडी पे इनमें से और इन दोनों में से एक पे पॉजिटिव आया होगा और एक पे नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक चलते हैं, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है भाई, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि हम इस वाली वीडियो में, ये जो वीडियो चल रही है, बस बेसिक बताऊंगा, और वो तो वीडियो जब प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा मैं उसके बाद में डालना स्टार्ट करूंगा वीडियो बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ, ठीक है। इसमें फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि मतलब एक जैसे चार्ज होंगे वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, और जो सेम अपोजिट टाइप की पोलरिटी होंगे, मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर सेम साइन है, मतलब सेम सिंबल है, तो रिपेल कर देंगे, एक दूसरे से हट जाएंगे, और एक दूसरे अगर अपोजिट पोलरिटी के हैं, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये लिखा है देखो, चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट, और यहाँ पे टू रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और फर्स्ट लॉ यही है कि दो ही टाइप के चार्ज हैं, जो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ आपको, कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूछा जाए तो इसको लिख देना, ये दो चीज पॉइंट गिनवाए इसमें मैंने, ठीक है। अब डिस्कस करता हूँ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज के पर्सपेक्टिव में भी, ठीक है। अब इस चीज को समझना कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको। देखो कूलम्ब्स लॉ कैसा क्या है, इस चीज को समझना। देखो सपोज करो ये चार्ज यहाँ पे ए है और यहाँ पे चार्ज बी है, ठीक है। इसके बीच में कुछ, अभी मैंने बताया था ना, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स है, फोर्स तो समझ सको होगा, मतलब कितनी ताकत से एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे या कितनी ताकत से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये किस चीज पे ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिपेंड करेगा कि उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उन दोनों चार्जेस का, ठीक है। उन के मल्टीप्लाई, मतलब अगर इस पे कुछ चार्ज ए है और इस चार्ज पे, इस बी पे कुछ बी चार्ज है, और इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है किस चीज के, मल्टीप्लाई के, मतलब ए और बी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस चीज पे डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है स्क्वायर के उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे चार्ज है, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इसमें के कांस्टेंट आ जाता है जब इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, और उस के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। फॉर फ्री स्पेस, ये सिर्फ अभी बात चल रही है एक फ्री स्पेस की, जो मतलब एक वहां पे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द अर्थ, वहां की मानी जाती है जो कंडीशन है। लेकिन 1 पॉइंट कुछ मतलब बहुत ही माइनर चेंजेस यहाँ पे भी ऑब्जर्व होते हैं, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंस है, कुछ भी ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा सा होता है, उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, समझे। फॉर सिमिलर चार्जेस फोर्स इज रिपल्सिव एंड डिसिमिलर चार्जेस इज अट्रैक्टिव, यही स्टेटमेंट है कि सेम चार्जेस है तो रिपेल करेंगे और अपोजिट पोलरिटी के चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्सेस वाला जो नेचर है, समझ गए होंगे। क्या गिनवाया मैंने, दोबारा से सुनो इस चीज को, कि जो फोर्स है डिपेंड कर रहा है कि उन दोनों का चार्ज का मल्टीपल कितना है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है स्क्वायर के डिस्टेंस के, समझ गए। यही कूलम्ब्स लॉ है। यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट दिया है और फिर जो के आ जाता है इसमें, इसकी वैल्यू के की ये है, याद रख लेना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। फटाक से कोई भी पूछे बता देना। फॉर सिमिलर चार्जेस, ये मैं अभी बता के हटा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज कंजर्वेशन। इसको देखो एक लाइन में खत्म कर दूंगा मैं, और उसको एक लाइन कोई एज इट इज रख लेना बिल्कुल ध्यान से। देखो चार्ज कैन neither be created and nor be destroyed, it can only transfer from one body to another body। नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनना कि चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करा जा सकता है। इस चार्ज जो ये ट्रांसफर हुआ, इसको हम बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते कभी भी, समझ गए, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर ही किया जा सकता है, या फिर इस बॉडी से अगेन हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस पे जो चार्ज आया है उसको परमानेंटली खत्म कर दें इस दुनिया से, कभी नहीं हो सकता, समझ गए। चार्ज कंजर्वेशन बस यही बोलना चाह रहा है। दोबारा से सुन लो, एक बार और बता देता हूँ कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कराया जा सकता है, कभी भी खत्म नहीं करा जा सकता, ठीक है। यही है बस चार्ज कंजर्वेशन। जो भी पूछे
इस स्टेटमेंट को दोबारा बोल के बता रहा हूँ, याद कर लेना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलेटर और कंडक्टर। ठीक है, इसको मैं ध्यान से समझा रहा हूँ और ध्यान से ही समझ लेना और जिंदगी में नहीं बोलोगे। देखो, आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब आप कोई प्लग बोल रहा हूँ मैं, प्लग को किसी स्विच में इंसर्ट कराते हो, मतलब डालते हो, तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो कॉपर की वायर के थ्रू हो रहा है, और जो कॉपर की वायर है उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक की कोटिंग करी गई है। वो क्यों करी गई है? बिकॉज अगर जैसे आपने बोला हुआ ना, नेक्ड वायर होते हैं, मतलब अगर तार हमसे टच, हमारी बॉडी से टच हो गया तो उसके जो करंट है वो हमारे को लग जाएगा, समझ गए? तो इस कंडक्टर और इंसुलेटर बस इस प्रॉपर्टी से ही इसको क्लासिफाई कर रखा है। कैसे? देखो, अगर कोई मटेरियल करंट फ्लो करवा रहा है अपने अंदर, तो वो उसको बोल देंगे हम कंडक्टर है। लेकिन अगर उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो नहीं हो पा रही है ना, तो उसको हम बोल रहे हैं इंसुलेटर। वो चीज किस चीज पर डिपेंड करेगी? फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उस जो मटेरियल है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। समझ गए? दोबारा से बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई है तो कंडक्टर, लेकिन अगर करंट ऐसे फ्लो कराने का हमने ट्राई किया लेकिन अगर करंट फ्लो नहीं हो पाया तो इंसुलेटर। और वो डिपेंड किस चीज पे करेगा कि उस मटेरियल में कितने फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पॉइंट को नोट कर लेना। और नेक्स्ट टॉपिक है करंट। करंट को समझाता हूँ अभी। करंट को पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, करंट होता है, देखो इसमें लिखा हुआ है करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको ये समझो कि पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसी को हम करंट बोल रहे हैं। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एक बार थोड़ा सा समझने का ट्राई करता हूँ कि एक ड्यूरेशन ले लिया आपने, मतलब सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, और यहाँ में आपको ये समझना है कि इस टाइम में क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब कितना चार्ज फ्लो हो गया है। समझ गए ना यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि एक पर्टिकुलर शॉर्ट ड्यूरेशन में कितनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो हुई। इस चीज के रेशो को ही हम करंट बोल रहे हैं, और इसकी यूनिट है एम्पियर, ये वाली। ठीक है, ए से डिनोट करते हैं इसको। और स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग समझ चुके होंगे, वरना मैं दोबारा बता देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं होता। आपने कभी ऐसे सुना हुआ स्टेटमेंट कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन कभी आपने ये थोड़ी ना सुना होगा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ की तरफ को और 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है साउथ की तरफ को। ऐसा नहीं होता। सिर्फ ये होता है कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि उसके साथ कोई डायरेक्शन दे रखे हो। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 1 एम्पियर है 2 एम्पियर, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। इसके साथ कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें मैंने करंट में क्या क्या आपको टॉपिक समझाए हैं कि करंट बोलते किसे हैं, और फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को और टी से डिनोट करते हैं टाइम को। ये चीज समझने के बेसिस में कि रेट जो है और किस का है वो चार्ज का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दोबारा बता रहा हूँ, ना ही समझ में आया हो कोई नहीं, कि करंट जो है वो एक रेशो है कि कितनी क्वांटिटी चार्ज फ्लो हुआ है कितने टाइम के अंदर। ये चीज समझने की है। और अगर ना समझ में आई हो कोई दिक्कत नहीं, ये तो बस इंट्रो चल रहा है वैसे भी दोस्त, अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तब समझाऊंगा डिटेल में और भी ज्यादा। अभी अगर नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज ध्यान रखना, एम्पियर इसकी यूनिट है, ए से डिनोट करते हैं, और क्वांटिटी जो है स्केलर। ठीक है, 4 ही पॉइंट बताएं और चारों को याद कर लेना। ओके, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, ये बस दोस्त याद करने के हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर मतलब जो कोई इंस्ट्रूमेंट है हमको कनेक्ट करना है, और अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना है किसी नोटबुक के अंदर तो उसको डिनोट कैसे करते हैं साइंटिफिकली। ये सिंबल है इसका कनेक्टिंग वायर का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। रजिस्टर का ये होता है, ये रजिस्टर नहीं समझ में, रजिस्टर होता है दोस्त, जैसे सपोज कर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर सके किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ओके, इसे जिग जगह ऐसे रैंडमली मोशन जो होता है ये ऐसे डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, सेल होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ, देखो एक डेफिनेशन याद रखना सेल और बैटरी में,
और याद आ गई मेरे को, और आप भी याद करना कि बैटरी जो है एक कॉम्बिनेशन है सेल्स का, समझे। ये सिंपल एक यूनिट है सेल की, और अगर ऐसे एन नंबर ऑफ यूनिट एक साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें तो समझ गए एक बैटरी का हम बोल सकते हैं कि ये एक बैटरी है। देखा होगा ना आपने कि जैसे गांव में बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा 6 सेल की बैटरी है। देखो सेल ऐसे आप देख, आपको याद आ जाएगा अपने घर में जो इन्वर्टर जिस बैटरी से कनेक्टेड होना है, तो उसमें देखना कि 6 होल्स क्रिएट होते हैं। तो जो वो सेल्स होते हैं इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मतलब अलग अलग सेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो बाहर जो है ये टर्मिनल होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ये चीज आप समझ चुके होंगे। फ्यूज होता है, ये इसका सिंबल है। फ्यूज यूज होता है जनरली उसको किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीटली सेफ रखने के लिए। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा उसमें चार्ज या करंट फ्लो हुआ तो ये यहाँ से मेल्ट होकर टूट जाएगा और अपना आगे का सर्किट बचा का बचा रहेगा। सपोज करो ये ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, क्लोज लूप। यहाँ पे हमने एक फ्यूज लगा रखा है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज करो अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा, मानो कि 2 एम्पियर की लिमिट दे रखी है, लेकिन अगर उसमें 2.5 एम्पियर एक साथ से आ जाए तो होगा क्या, यहाँ से जैसे वो करंट फ्लो होगा यहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा 2.5 एम्पियर पे, और आगे उसको करंट को फ्लो होने नहीं देगा वो। तो इससे क्या होगा कि जो आगे के कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे सेफ रहेंगे, ठीक है। और प्लग इन की ये वही होती है, मतलब स्विच जिसे आप बोलते हो, ठीक है, कि अगर ये ओपन है मतलब अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, अगर ये डॉट इसके बीच में बना देते हैं तो ये प्लग की मतलब कनेक्टेड हो चुका होता है। स्विच ऑन है ये वाली कंडीशन और स्विच ऑफ है ये वाली कंडीशन। बैटरी देखो मैं वही अभी बता चुका हूँ आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, कि एक दूसरे के साथ देखो एक सेल ले रहा, दूसरा सेल ले रहा, तीसरा सेल ले रहा, ये चीज हो गई बैटरी। इलेक्ट्रिकल बल्ब का क्या सिंबल होता है, ये वाला, इसमें थोड़ा एक गूंज टाइप का होता है, ठीक है, याद करने की चीज है, याद करना बिल्कुल। और ये होता है कनेक्टिंग वायर। देखो अगर ये जो तुमको बिल्कुल ये ऐसा एक दूसरे में मर्ज दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इनके जो अंदर कंडक्टिव मटेरियल है ना वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, समझ गए। मतलब जैसे एक तार जा रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से छील दूं और इसको दूसरे वाले तार को छील दूं और ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइंट करके, तो इसका करंट और इसका करंट एक दूसरे में मिल रहा होगा, समझ चुके हो मेरी बात को। लेकिन इसमें क्या है, कनेक्टिंग वायर दूसरी वाली में, इसका मतलब है ऐसे कुछ करके कि ये करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है और ये इसके ऊपर की तरफ को, मतलब इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ गई है और इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस ऊपर को जा रहा है, ठीक है। ये एक वोल्ट मीटर है और ये एक एम मीटर है। वोल्ट मीटर यूज होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, और एम मीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। ध्यान से सुनना कि कितनी क्वांटिटी का करंट फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है। और वोल्ट मीटर से यूज होगा कि दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान से क्या बोला है मैंने, वोल्ट मीटर, इन दोनों को चीजों को याद रखना बिकॉज क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए, एम मीटर यूज होता है करंट के लिए। और अल्टरनेट करंट का सिंबल ये है, देखो ये अल्टरनेट करंट को इस चीज से समझना, ये जो है ये समझ गए, एक साइनोसोडल फंक्शन वेव क्रिएट हुई है, इसको समझ लेना कि अल्टरनेटिव ये करंट है, तो इसको प्लस माइनस से डिनोट कर रहे हैं और इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और बल्ब देखो जैसे कोई कि मैं सर्किट यहाँ पे डिनोट कर रखा है, इसको समझना। देखो बैटरी मतलब ये सेल कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक करंट आ चुका था बैटरी से, यहाँ से आके स्विच ऑन कर दिया है तो स्विच ने आगे को करंट फ्लो कर दिया, और ये यहाँ पे बल्ब में कनेक्टेड है इसमें, तो बल्ब में करंट आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, गिल हो जाएगा जब ये स्विच ऑन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर इसको मिटा दूं यहाँ से, सपोज करो, तो ये वाली चीज स्विच ऑफ की कंडीशन होगी, तो स्विच ऑफ में क्या होगा, बैटरी यहाँ से आगे करंट पहुंचा ही नहीं पाएगी, तो इसका मतलब है स्विच ऑफ कंडीशन में है तो बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। ओके, अब टॉपिक का डिस्कशन होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर, इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपको कुछ टर्म पहले मैं समझा देता हूँ, इनको ध्यान से याद कर लेना और नोट भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं समझाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से नोट करो कि V = W अपॉन Q। इसका मतलब क्या है, देखो अपॉन का मतलब होता है एक टाइप का रेट, कि देखो वर्क यहाँ पे W है, पहले इसको ध्यान से सुनो, वर्क, और Q जो है यहाँ पे अभी मैं पीछे बता चुका हूँ चार्ज। Q डिनोट कर रहा है चार्ज को, W कर रहा है वर्क को, ठीक है। तो
इसको समझना। देखो मैं पहले एक एक्सपेरिमेंट की तरफ समझाना चाह रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करना, माइंड मतलब विजुअलाइज करना, कैसे समझाना हो कि यहाँ पे कोई चार्ज रखा है, ठीक है। इस चार्ज के आसपास कुछ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ कितना भी हो सकता है, इतना मान लो, इतना मान लो, इतना मान लो, और बड़ा मान लो, कोई नहीं। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या लिखा है कि वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि सपोज करो एक यूनिट चार्ज ये रखा है यहाँ पे पहले, ठीक है, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और कोई एक यूनिट चार्ज ये है इन्फिनिटी में, ठीक है। तो जो इन्फिनिटी पे एक यूनिट चार्ज रखा है और उसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़े, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को, देखो ये जो क्यू यूनिट चार्ज है, मतलब 1 यूनिट चार्ज को अगर हमने 1 जूल वर्क कर दिया इन्फिनिटी से लाने में, तो हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझ गए? ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, कि एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम, ठीक है, और उसके आसपास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हमको एक इन्फिनिटी से 1 यूनिट चार्ज लाने में वर्क करना पड़ रहा है 1 जूल, तो इस टोटल वर्क और चार्ज के रेशो को हम बोल रहे हैं यहाँ पे 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। समझ गए? और आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कुछ बच्चों को, कोई नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ बच्चों को वो चीज समझ नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आप मैग्नेटिक फील्ड से समझ चुके होंगे, समझाऊंगा। देखो कैसे, सपोज करो यहाँ पे 2 चुम्बक आपने देखे हैं ना आपस में, यहाँ पे एक चुम्बक रखी है आपने और एक दूसरी चुम्बक यहाँ पे ले रखी है, ठीक है। आप उस चुम्बक को यहाँ पे ऐसे पास ला रहे हो, ठीक है, आपको एक रीजन पता चलेगा कि यहाँ पे आके तो इसमें कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन फील नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं यहाँ पे ला रहा हूँ तो ये कुछ या तो अट्रैक्ट कर रहा होगा या फिर उसको थोड़ा पुश कर रहा होगा, मतलब बाहर की तरफ रिपेल कर रहा होगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, समझ गए? ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेट कर दो, ये जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, तो इसके चार्ज लाने पे अगर इसको कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स फील होने लगे तो वही उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। समझ चुके होगा मेरे अंदर, ठीक है। दोबारा कोई समझाने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं समझाया तो वीडियो को रिपीट करके देखो, बिल्कुल ठीक से समझाया मैंने। और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यही है कि अगर सपोज करो इसकी आउटर बाउंड्री तक इन्फिनिटी से लिया है, लेकिन अगर हम इस पॉइंट से कुछ अंदर लाने का ट्राई करें उसी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, यहाँ तक लाने के लिए कुछ और वर्क करना होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि उसकी बिल्कुल एक्सटर्नल पॉइंट तक तो हम लिया इन्फिनिटी से, उसको वर्क यूनिट करना लगा था हमको 1 जूल, ठीक है। अब 1 जूल 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए हमको 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए। अब उसके बाद में जो आउटर बाउंड्री पे आ चुका है, हमको इसको अंदर मूव कराना है। ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ अंदर, मतलब और थोड़ा पास लाना है, तो हमको यहाँ पे और वर्क करना होगा। तो उस वर्क और उस चार्ज का रेशो जितना हम अंदर लाना चाहेंगे, उसको, उसके वर्क को और उसके चार्ज को, जितना 1 यूनिट चार्ज को ला रहे थे, उसके रेशो को फिर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ डिफरेंस है, मतलब जो यहाँ पे वर्क करना पड़ा था और अंदर तक लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो वर्क का डिफरेंस है, इसी के रेशो को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। VAB से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, A पॉइंट से B के लिए, और SI यूनिट इसकी वोल्ट है। बस इसमें अभी तक यहीं तक याद रखो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में बस आपको ये समझना है कि ये जो हमने वर्क किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में, समझ गए कि यहाँ पे इसका, इस चार्ज का एक इलेक्ट्रिकल फील्ड था, ओके। इस एक्सटर्नल बाउंड्री पे मैं ला चुका था इन्फिनिटी से, ठीक है। अब इससे अंदर थोड़ा लाने का ट्राई किया है, तो इसमें मेरे को वर्क करना पड़ा है। तो जो वर्क करना पड़ा है, इसी वर्क को ही हम एनर्जी बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो वर्क होगा किसी भी चीज के थ्रू, तो उसके लिए थोड़ी सर्टेन एनर्जी तो चाहिए ना, तो उस एनर्जी को ही हम बोल रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो जब इसके बाद में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, इस चार्ज के अंदर टेंडेंसी रहेगी कि अगर सपोज करो इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर आया है, तो अगर हमने छोड़ दिया तो अपनी पोजीशन रिगेन कर ले, तो ये जो एनर्जी है ये स्टोर हुई है, तो इस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। समझ गए?
और अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो मैं पहले इसकी समरी बता देता हूँ हिंदी में, ठीक है। कि ये जो हम सपोज करो एक तार है, इतना लंबा तार लिया है आपने, कोई भी एल लेंथ का, ठीक है, कोई भी मान लो। तो देखो इसमें अगर हम यहाँ पे करंट फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में करंट डाला और इस पॉइंट में हमने ऑब्जर्व किया, तो ये जो चीज डिपेंड करेगी करंट फ्लो की, जो करंट फ्लो हुआ है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों पॉइंट पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया है। नहीं समझे, कोई नहीं, दोबारा समझाता हूँ कि ये जो तार है इसमें यहाँ से करंट छोड़ा और यहाँ पे हमने इसको लिया, तो ये जो यहाँ पे डालना और निकालना जो है ये डिपेंड किस चीज पे करेगा कि कितना करंट जो है यहाँ पे और यहाँ पे जो कितना इजीली फ्लो हुआ है। ये चीज इजीली वर्ड ध्यान से सुनना मेरी बात को, इजीली वर्ड जो है कि यहाँ पे करंट डाला और यहाँ पे हमने उसको लिया, तो ये कितना इजीली फ्लो हो रहा है, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे वोल्टेज कितना अप्लाई किया है। इन दोनों पॉइंट्स क्या करो, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंस क्या था। ओके, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं हम, समझ गए। अब देखना इस ये साइंटिस्ट ने क्या बोला कि अंडर सम similar physical condition the current flowing through wire is directly proportional to the potential difference applied across the end। यही बोला है ना मैंने हिंदी में भी कि जो करंट फ्लो होगा ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों एंड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है। ओके, अब ये फॉर्मूला है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जो करंट होगा I, ये जो V है इस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज, कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, सॉरी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V था, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो यहाँ पे है R, और R होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड तो कर रहा था यहाँ पे। अब देखो एक चीज सोचो कि अगर पहले इस ग्राफ को समझो आप यहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे यहाँ पे डिनोट कर रखा है करंट और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे करंट फ्लो बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ को याद रखना है यहाँ पे, और ये चीज याद रखना कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितना अगर हमको ज्यादा करंट फ्लो कराना है तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई करना होगा। ओके, ओम्स लॉ बस यही बोलना चाह रहा है। और इसमें अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगे तो वो आगे आएगा, हीट वाली जो कंडीशन आती है ना वो आगे इसी चैप्टर में है, कोई नहीं डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बस सिर्फ क्या कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं। मैं बस ये चाह रहा हूँ कि इस वीडियो के थ्रू तो जब मैं आने वाली वीडियोस में कुछ इन्फॉर्मेशन दूं तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रहें। बस मेरा कहने का मतलब है इस वीडियो को बस आप ऐसे ही सुनते रहो और थोड़े थोड़े पॉइंट जितना मन करे उतना नोट करते रहो। वीडियो है पॉज करके पीछे जाके जैसे भी करके देखना हो थोड़े थोड़े पॉइंट नोट कर लो बस। अब रेजिस्टेंस है मैं समझ चुका हूँ। देखो इसके दो तीन चीजें याद रखने की क्या है कि रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ है, ठीक है। अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही फ्लो हो गया, उसमें कुछ ना कुछ अपोजिशन आएंगे, मतलब रुकावटें आई होंगी। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ उस वर्ड को कि इस रुकावट को ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ गए? दोबारा से बोलता हूँ कि ये जो करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्लो हुआ है इसमें जो अपोजिशंस मतलब रुकावटें आई हैं, इस रुकावट की प्रॉपर्टी को ही हम रेजिस्टेंस बोल रहे हैं यहाँ पे। अब ये डिपेंड करेगा अलग अलग मटेरियल्स पे, अलग अलग उसकी डायमेंशंस पे और अलग अलग उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, ठीक है। अब वो भी नेक्स्ट रेजिस्टिविटी आएगी उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो याद करने की चीज है ये याद करो, SI यूनिट ऑफ ओम। रेजिस्टेंस इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? SI यूनिट ओम। और 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, देखो अब कहने लगूं मैं आपसे 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो फिर अपने आप इंग्लिश मीनिंग समझ चुके होंगे कि अगर 1 एम्पियर करंट हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे भेजना है, ओके, तो और हमने यहाँ पे 1 वोल्ट इन दोनों पॉइंट पे ए और बी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो ये जो मटेरियल है फिजिकल कंडीशन अगर हम सिमिलर करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑफर करेगा ये मतलब जो वायर है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा वो 1 ओम का होगा।
दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं 1 एम्पियर करंट फ्लो करा रहा हूँ और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा होगा वो तार जो है, समझिए यही लिखा है 1 ओम रेजिस्टेंस से ऑफर बाय वायर 1 एम्पियर का करंट फ्लो रहा है, 1 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा वो 1 ओम होगा। ओके, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग में डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। देखो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये जो है साइन ये ओम को भी डिनोट कर रहा है और रेजिस्टिविटी। वैसे ज्यादातर जब 12th क्लास में आ जाओगे तो रेजिस्टिविटी का कुछ ऐसा साइन होता है, ठीक है, और ये जो है रेजिस्टिविटी याद रखना। और ये चीज डिपेंड किस चीज पे करेगी, फैक्टर जो रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा, एक तो मेटेरियल की मतलब किस टाइप का मटेरियल है कि मतलब कोई कॉपर होगा, कोई एल्युमिनियम होगा, कोई सिल्वर होगा, कोई आयरन होगा, ये अलग अलग मटेरियल अलग अलग पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं। तो वो क्यों करे जाते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी को देखते हुए, ठीक है। और दूसरी क्राइटेरिया है लेंथ ऑफ वायर, लेंथ कितनी है उस वायर की, ये भी डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस जो ऑफर करा गया है वो किसके थ्रू करा गया है, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि कितना उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब ये जो इसका सर्कुलर रेडियस होगा और डायमीटर होगा ये कितना चौड़ा है, तो ये चीज पे भी डिपेंड करेगा। आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, ये इसका फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टिविटी, समझ गए। अब रेजिस्टिविटी जो है ये होती है कांस्टेंट, ठीक है, इस चीज को याद रखना। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये चीज नोट करने के, नोट कर लो इसको। रेजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो है ओम मीटर, और रेसिप्रोकल जो होता है रेजिस्टिविटी का वो हो जाता है कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी है कि एक मेटेरियल की कितनी टेंडेंसी है एक अपोजिशन क्रिएट करने की किसी भी करंट को फ्लो होने में। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी कितनी टेंडेंसी है उसको अपोज करने की करंट फ्लो को, तो वो तो होगा रेजिस्टिविटी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो इसका मीनिंग क्या क्रिएट हो रहा है कंडक्टिविटी में, कि वो कितना अलाउड कर रहा है, ठीक है, कितना इजीली करंट फ्लो होने दे रहा है। तो ये इसका अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है इसका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का अपोजिट कर दो, वो सॉरी रेजिस्टिविटी का अपोजिट कर दो तो कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे इसका सेम, जैसे आप रेजिस्टिविटी को अपोजिट कर रहे हो तो जैसे आप 1 बाई ओम करोगे तो यहाँ पे ओम इनवर्स हो जाएगा, और 1 बाई एम कर दोगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो जो रेजिस्टिविटी है ऑफ कंडक्टर इंक्रीज लीनियरली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मटेरियल है मतलब कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो किसी कंडक्टर के अंदर, देखो 4 ही मटेरियल यहाँ पे प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और एलॉय, ठीक है। सबसे पहले कंडक्टर में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सीधी सीधी बात है उसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर का क्या है, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें भी बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में के बात आके चेंज हो जाती है। अब सेमीकंडक्टर जो है पूरा एक बड़ा टॉपिक है, डिस्कशन समझाऊंगा मैं कि कैसे इसमें डिक्रीज हो रही है। मतलब देखो समझो कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो पता चल रहा है उसमें आसानी से करंट फ्लो हो रहा है। यही सेमीकंडक्टर के हेल्प से हम बना पाए अभी तक। मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप, कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये ज्यादातर सेमीकंडक्टर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझना है बड़े ध्यान से हमको, ठीक है। जब मैं टॉपिक चैप्टर को, ठीक है, इस टॉपिक पे पहुंचूंगा, देखना बड़े ध्यान से, यहीं पे लिख लो और मैं बताऊंगा, देखना कि कितना मजेदार टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, मतलब अब थोड़ा उसका टेम्परेचर है और अब इसका थोड़ा और बढ़ा दो, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। इंसुलेटर में क्या होता है कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका टेम्परेचर के साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सेमीकंडक्टर के इसमें। तो इसमें आसानी से करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर ये चीज गर्म हो जाती है ज्यादा तो इसमें करंट फ्लो में अपोजिशन क्रिएट होगा, लेकिन इसमें आसानी होगी टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है। फॉर ए सर्टेन टेम्परेचर इंक्रीज, ऐसा नहीं कि हमेशा ही बढ़ती चली जाएगी,
कुछ टेम्परेचर तक, ये भी चीज ध्यान रखना। और एलॉय में क्या होगा, इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसमें भी और सब की तरह ही है, मतलब कंडक्टर इंसुलेटर की तरह ही एलॉय में। एलॉय होता है कि किसी मेटल दूसरे मेटल में मिक्स कर दें, या फिर मेटल को किसी नॉन मेटल के साथ मिक्स कर दें, और उससे हमको कोई अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाती है, तो हम उसको बना के ऐसे, मतलब साइंस में हम देखते हैं कि अगर हमने कोई एक मेटल में उसको मेल्ट किया और कोई दूसरा मेटल लिया उसको मेल्ट किया और एक दूसरे के साथ मिला के देखा, और वहां पर देखा कि यार इसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंज हुई है क्या, अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है और हमको उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, तो और उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं कि यार हाँ ये इससे अच्छी प्रॉपर्टी हुई है, तो हम इसको कहेंगे कि एलॉय बन गया है नए टाइप का। ठीक है, अब होता है सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो मैं बता ही चुका हूँ कि उसमें क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से करंट आसानी से फ्लो होगा जब हम टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे। किसका? सेमीकंडक्टर का। अब सुपर कंडक्टर को ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन पूछ लेते हैं कोई भी कि भाई सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन बता, तो सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन ये है कि मटेरियल लूज देयर रेजिस्टिविटी, कि मतलब अगर हम बहुत ही ठंडा कर दें उसको, देखना ये बिल्कुल सेमीकंडक्टर का कुछ अपोजिट टाइप का है, कि अगर हम उसको बहुत ही ठंडा कर दें, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पर ले जाएं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है। मतलब सेमीकंडक्टर तो क्या हो रहे थे कि कंडक्टिविटी बढ़ रही थी उनकी टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन सुपर कंडक्टर के साथ क्या हो रहा है कि उनको ठंडा करो तो देख रहे हैं कि हम उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन का डिफरेंस है यहाँ पे। अब देखो सीरीज और पैरेलल, बस अभी मैं इनको बिल्कुल वैसे थोड़ा थोड़ा नॉलेज देना चाह रहा हूँ, जिससे कि जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँ आप आसानी से समझ पाओ। देखो सीरीज ये है कि अगर एक ही लाइन में करंट फ्लो हो रहा है और ऐसे एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, दूसरे डिवाइस कर दिया, तीसरे डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ऐसे समझो। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि एक यहाँ पे खड़ा कर दिया, फिर दूसरा यहाँ पे खड़ा कर दिया, तीसरा यहाँ पे, मतलब इन तीनों से करंट फ्लो हो रहा है एक ही लाइन में, और तीनों ने हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के, और ऐसे करंट फ्लो हो रहा है एक लाइन में। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ से करंट आया, और जो करंट इससे फ्लो हो रहा है वो इसी से फ्लो हो रहा है, जो करंट इससे फ्लो होगा वो इसी से फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज का कुछ ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, लेकिन करंट जितना यहाँ से डला है उतना यहाँ पे। बस 2 पॉइंट याद रखना कि सीरीज में करंट जितना स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा ये वाला वही इतना ही मिलेगा यहाँ पे, लेकिन वोल्टेज जो है यहाँ पे जो डाले जाएंगे और यहाँ पे जो वोल्टेज का यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा। ठीक है, सेल समझ चुके हो गए सीरीज को। अब मेरा कहने का मतलब है पैरेलल को समझो। देखो यहाँ से कुछ करंट आया, ठीक है, यहाँ से कुछ आई करंट आया सपोज करो, लेकिन यहाँ पे जब हम ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे ना, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब एक के ऊपर एक ऐसे कुछ टाइप का स्ट्रक्चर हो सर्किट के अंदर, तो आई करंट जो है वो 3 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब 3 ब्रांचेस में बट चुका है। तो देखो आई से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा कुछ, सपोज करो अगर हम इक्वली रेजिस्टेंस ले लें कि R1 R2 R3 जो है इक्वल है, और ये वायर भी सेम ही टाइप की मेटेरियल के हैं, तो जो यहाँ पे होगा ये I/3 होगा, और यहाँ पे I/3 होगा, और यहाँ वाली इस वाली ब्रांच में भी I/3 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों ब्रांचेस में 1/3 डिस्ट्रीब्यूट होकर करंट यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर इस वाले में यहाँ से आ गया, इस वाले में यहाँ से आ गया, फिर ये दोबारा यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कहने का मतलब ये एक ब्रांच में 1/3 करंट फ्लो हुआ है, इस वाली ब्रांच में भी 1/3, इस वाली में भी, इस वाली में भी, और यहाँ पे मिलके तीनों करंट तीनों ब्रांचेस से मिलके एक पॉइंट पे मिले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा आई करंट वापस मिल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल मेजर करेंगे, तो वोल्ट मीटर लगा दिया है इसमें सीरीज को शो करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ तक समझ चुके हो। अब आता है टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बस ये चीज समझना है कि देखो जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में एक पोटेंशियल पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए हमको वर्क करना पड़ा था एक पॉइंट से बी पॉइंट से, मतलब एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी किसी रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, मतलब किसी भी तार में अगर कोई रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है, तो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना।
तो उस एनर्जी को यहाँ पे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और सिंस पोटेंशियल डिफरेंस जैसे उसमें चाहिए होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी, यही बोलना चाह रहा है ये जो स्टेटमेंट है। और ये जो फॉर्मूला है इसका, ये तो नोट करने का इसमें बस, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखना। जो W इक्वल टू होता है Q बाई V, ये फॉर्मूला यहाँ से आया है। V इक्वल टू होता है W अपॉन Q, तो W के नीचे जो Q था इसे मल्टीप्लाई कर दिया है V में। ठीक है, अब जो Q को है, Q होता है चार्ज और T होता है टाइम और I इक्वल होता है करंट। इन तीनों में क्या रिलेशन है कि I इक्वल टू मतलब करंट क्या है, चार्ज और टाइम का रेशो। ठीक है, और इसको I को यहाँ Q को कैसे डिनोट कर सकते हैं, Q इक्वल टू हो गया IT, जब T को यहाँ पे I में मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए ना। I इक्वल टू है Q अपॉन T, तो T की I में मल्टीप्लाई कर दी तो Q इक्वल टू हो गया IT। अब जो ये Q की वैल्यू है ये वाली, अब ये सीधी उठा के यहाँ पे रखिए इस डेरिवेशन में। ठीक है, इस Q में जब हमने IT रख दिया तो W इक्वल टू हो गया, W इक्वल टू Q की जगह जब हमने IT रखा IT इंटू V। ठीक है, या VIT बोल दो, W इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। अब V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR। ये कहाँ से आया, ये आया ओम्स लॉ के फॉर्मूले से। ठीक है, अभी पढ़ा था पीछे ही बिल्कुल। अब V की वैल्यू I रख दी यहाँ पे मैंने IR, और Q की जगह रख दी मैंने IT। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे इनको तो W इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, I स्क्वायर RT। ठीक है, अब यहाँ पे I को डिनोट करिए वही ओम्स लॉ का फॉर्मूला ठोक दिया यहाँ पे, कोई वो नहीं इम्प्लाई करा, नई साइंस। यहाँ पे सीधा सीधा ओम्स लॉ का फॉर्मूला दोबारा ठोक दिया, तो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर एज ए एनर्जी, और ये जो वर्क डन किया है हमने ये एनर्जी के फॉर्म में सप्लाई होगा, स्टोर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जूल। बस इसमें याद करने की क्या चीज है, एक तो ऐसा यूनिट याद रखना जूल, और ये स्टोर हो जाती है एनर्जी, वर्क डन जो करा है हमने वो एनर्जी के फॉर्म में। और ये दो फॉर्मूला है इसका, और ये इसमें क्या करा था, ओम्स लॉ फॉर्मूला यूज किया था, और ये करंट और टाइम का रेशो होता है करंट, वो चार्ज का और करंट टाइम का रेशो होता है करंट, ये स्टेटमेंट यूज किया है इसमें। ओके, और ये फॉर्मूला है यहीं से अभी जो पीछे हमने डिनोट किया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझ आ चुकी होगी आपको, समझ में कमाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पॉइंट समझ में नहीं आया उसको पीछे वीडियो को पीछे जाओ, दोबारा से देखो एक बार। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है कि व्हेन ए करंट आई फ्लो थ्रू ए रजिस्टर आर हीट इज प्रोड्यूस्ड। जूल्स भाई साहब ने बस यहाँ पे स्टेटमेंट में बस एक ही बात बोली है कि अगर इस तार में आई करंट फ्लो करा दें एक रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, तो उसमें एच हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट कितनी होगी कि हमने आई करंट फ्लो कराया और उसने रेजिस्टेंस ऑफर कराया और टी टाइम के लिए कराया, तो इन तीनों का आई का स्क्वायर करके रेजिस्टेंस और टाइम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो इतनी जूल्स हीट आ जाएगी। समझे, जूल्स अभी मैंने बताया था ना एनर्जी है, हीट भी तो एक एनर्जी है। समझे, इलेक्ट्रिकल पावर होता है द रेट और एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। जैसे आपके घर में किस एनर्जी जो ये जो एनर्जी है किस रेट से कंज्यूम हो रही है। समझे, पावर इक्वल होता है वर्क डन बाय टाइम, मतलब कि कितनी एनर्जी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में कंज्यूम हो चुकी है, इसके रेशो को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। बस इसमें ज्यादा याद रखने की अभी जरूरत नहीं है आपको, बेसिक चीज बता रहा हूँ, पहले इसकी यूनिट याद कर लो और इसका एक फॉर्मूला याद रख लो, आई स्क्वायर आर होता है और वी स्क्वायर आर होता है, बस ये दो फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन ऑफ पावर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें याद करने की चीज है ये 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, इतना जूल वर्क करना होता है हमको 1 किलोवाट। मतलब अगर 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट अगर हम 1 घंटे तक यूज करें तो इतना जूल एनर्जी हम वहां पे यूज कर चुके होंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। ओके, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, एक मतलब 1000 वाट अगर हम 1 घंटे के लिए यूज करते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल इतनी एनर्जी हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन हाउस होल्ड इक्वल टू नंबर ऑफ किलोवाट आवर। ठीक है,
ये जो आपके घर में यूनिट आती है ना कि इतने यूनिट्स की पैसे दोगे आप, तो यही है कि कितने यूनिट आपने मतलब कितने किलोवाट आवर यूज कर लिए हैं, समझिए। इसके जब हम न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा ना चैप्टर का, जब वीडियो स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक पे आऊंगा, पूरी तरीके से अगर अभी तक नहीं समझ में आएगा तो उस टाइम पे समझ चुके होगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि एक यूनिट किसको बोला जाता है। कि अगर आप कोई 1 किलोवाट की चीज 1 घंटे तक यूज कर रहे हो तो आपने 1 यूनिट बिजली, 1 यूनिट एनर्जी यूज कर लिया वहां पे, समझ गए। तो इतनी एनर्जी मतलब आप यूज कर चुके हो। सपोज करो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 बल्ब ले लो 500-500 वाट के, ठीक है, 500-500, ठीक है, तो हो गए 1000 वाट। और आप उनको 1 घंटे के लिए यूज कर रहे हो, 1 घंटे के लिए ऐसे जला के छोड़ दिया रात को, तो उन्होंने एनर्जी यूज करी होगी 1 यूनिट। तो जैसे आपने सुना होगा कि यार गुलाबटी में 1 यूनिट बिजली की कीमत है 4 रुपए, तो आपने कहने का मतलब है 4 रुपए की बिजली खर्च कर ली है। कैसे? 2 बल्ब चला के 1 घंटे के लिए, अगर वो 500 वाट के हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू टोटल यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, वही जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 यूनिट था तो एक, सपोज करो 4 यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस, 1 यूनिट का 4 रुपए, और आपने 1 घंटे के लिए चलाई तो 4 रुपए हो गए। लेकिन अगर आप सपोज करो 5 घंटे के लिए चलाते तो 4 रुपए के इंटू 5 में मल्टीप्लाई कर दे तो 20 रुपए की बिजली एक रात में पी जाता है वो बल्ब आपका, समझ गए। 2 बल्ब जो है। अब फ्यूज वायर क्या है? फ्यूज वायर होता है यार, अभी मैंने पीछे भी जब डायग्राम आए थे उसमें भी बताया था कि फ्यूज वायर बस हम बेसिकली एक सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं। कैसे? देखो मैं इसको पहले पूरा डायग्राम के साथ समझा देता हूँ। देखो, हाँ ये समझो, देखो ये एक सेल है और यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है। स्विच के बाद में अगर ये मैं यहाँ पे एक फ्यूज कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में फ्यूज का पर्पस समझने का ट्राई करना, मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पे सेल से स्विच में करंट आया, स्विच हमने ऑन कर दिया। स्विच का काम क्या था कि करंट आगे फ्लो करा देगा। अब यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ फ्यूज में। अब देखना फ्यूज का काम क्या है। फ्यूज मैंने यहाँ पे लगा दिया तो फ्यूज का काम है कि एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा अगर करंट आ रहा है उसमें, तो वो फ्यूज जो है वो वहां पे उसके जो अंदर एक वायर है वो मेल्ट हो चुकी होगी। तो उस मेल्ट होते ही क्या होगा, आगे उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, मतलब वो टूट जाएगी अंदर ही अंदर और वो उससे आगे करंट फ्लो नहीं होने देगी। तो उससे क्या होगा, सपोज करो अगर यहाँ पे अपने 5 रुपए का फ्यूज लगा रखा है और यहाँ पे आपको 50 रुपए का बल्ब है, तो अगर ये 5 रुपए का बल्ब में अगर सपोज करो 2 एम्पियर के करंट से ज्यादा फ्लो होता है तो वो टूट जाएगा, है ना। 2 एम्पियर तक तो बल्ब झेल पाएगा, लेकिन अगर 2.5 एम्पियर इस बल्ब को दे दिया तो फ्यूज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। तो इस फ्यूज का काम क्या होगा? फ्यूज का काम होगा कि अगर 2 एम्पियर से ज्यादा करंट यहाँ पे इस पॉइंट से बढ़ा तो इस करंट को आगे जाने ही नहीं देगा, यहाँ पे खुद ही टूट जाएगा और यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर देगा। और जब सर्किट ब्रेक हो जाता है तो आगे करंट बिल्कुल नहीं फ्लो हो सकता, समझ गए। तो इस पॉइंट से आगे करंट नहीं जाएगा, तो ये बल्ब हमारा सेफ बिल्कुल रहेगा। ये मतलब ये बल्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। यही बताना चाह रहे हैं इस वाले पॉइंट में। ये जो क्या बोलते हैं फ्यूज वायर, द वायर विच मेल्ट ब्रेक डाउन द सर्किट एंड प्रिवेंट द डैमेज ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस हाउस होल्ड कनेक्शन इज कॉल्ड फ्यूज वायर। समझिए, यही जो मैंने अभी हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है कि वो खुद मेल्ट हो जाएगा और सर्किट को ब्रेक करके अपने जो हाउस होल्ड एप्लायंसेस हैं उनको खराब नहीं होने देगा। ए फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एलॉय, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन एंड लेड। इन धातुओं से बना होता है वो, एल्यूमिनियम से, कॉपर से, एलॉय से और लोहे से और लेड। ये 4-5 मटेरियल हैं जिनसे वो बनाया जाता है, ठीक है, सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए। अगर मेरा क्वेश्चन हो या किसी भी क्वेश्चन हो कि फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर एक सर्किट को प्रोटेक्ट करने की एक टेक्निक है बस, ठीक है। उस वायर से हम उसको बचा सकते हैं आगे सर्किट को पूरे को। द थिकनेस ऑफ वायर इंक्रीज द मैक्सिमम लाइफ सेफ करंट दैट कैन फ्लो, ठीक है। थिकनेस ऑफ मतलब उसकी जो थिकनेस है वो ही डिपेंड करेगी कि आगे वाला सर्किट बचेगा या नहीं होगा। अगर सपोज करो अपने पतले तार की जगह मोटा तार उसमें बढ़ा दिया तो करंट फ्लो हो जाएगा पूरा का पूरा 2.5 एम्पियर का 2.5 एम्पियर, और वो आगे वाले बल्ब को भी उस वाले केस में फूंक सकता था, मतलब खराब कर सकता था, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे खत्म हो चुका है आपका ये चैप्टर, ठीक है। इसमें देखो मैंने क्या समझाया, ध्यान से सुनो।
मैंने आपको बस इसमें चैप्टर में थोड़ा थोड़ा बेसिक क्लियर करा दिया है, ठीक है, कि हम पूरे इस चैप्टर के जितने भी 5 है, जितने भी, मेरे को पता नहीं है कितनी वीडियो बना पाऊंगा मैं, जितने भी बनाऊंगा पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बनाऊंगा, तो सारी की सारी चीज बड़ी डिटेल में एनालिसिस होंगी, वहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी होगा और एक एक चीज जो यहाँ पे मैंने बताई है वो रिपीट भी होगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो अभी तक यहाँ से यहाँ तक आप पढ़े हो, ये बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सारी मैंने इसकी दे दी, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, फंडामेंटल लॉ। तो मेरे पढ़ाने का मतलब बस ये था कि ये जो चीज़ मैंने कुछ कुछ पॉइंट बीच में बोलता था ना कि मैं ठीक है इसको नोट कर लो या माइंड में रट लो या कुछ भी ऐसे टाइप से बोलता था, तो कहने को लगे उनको आप कहीं पे पहले से ही नोट करके बैठे हो, जिससे कि अगर आपको जब दोबारा में चैप्टर में वीडियो देखोगे ना मेरी, तो ये चीज़ आप देखना, आपको इंटरेस्ट आएगा कि यार हाँ ये तो अभी मेरे को पता है पहले से ही। और ऐसे ही इंटरेस्ट आता है साइंस में कि कुछ चीज़ें पहले से पता होंगी और कुछ चीज़ें बाद में रिपीट होंगी, तो उससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा वीडियो में और साथों साथ अच्छा नॉलेज मिलता रहेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस वीडियो को चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीधा स्टार्टिंग से बात बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज ये कैसे मतलब आते हैं, कैसे इसको डिनोट करा है, कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, सब चीज़ें इसमें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो देखो पहली बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल को, हो सके तो शेयर भी कर देना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हेल्प होती है किसी दूसरे बंदे की भी, और वो भी आपकी हेल्प करेगा अगर आने वाले टाइम में सपोज करो उसको कुछ चीज़ अच्छी पता चल जाए। ठीक है, थैंक यू।